गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, शुभ संध्या। एक बार फिर से मैं सिमी झा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सक्षम पाठशाला पे। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे नाभादास से जुड़ी तमाम जानकारियों को, जिनसे कई बार 2-4 प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं, प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं। इनकी रचना छप्पे आपके काव्य खंड के चौथे पाठ में है, लिहाजा हमारे लिए यह जरूरी हो जाता है कि हम इनसे संबंधित तमाम तथ्यों को जाने, तमाम तथ्यों को पढ़ें। शुरू करेंगे अपनी क्लास को, लेकिन उससे पहले एक जरूरी सूचना कि जो कोई भी चाहते हैं कि 2025 की परीक्षा में 2025 में 12वीं की परीक्षा में 90% से ज्यादा 95% से ज्यादा अंक लाए, साथ ही रिकॉर्डेड क्लास की फी में हम लाइव क्लासेस करें, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे सक्षम बैच से, जहां मात्र 499 रुपए में आपको मिलेगा लाइव क्लासेस। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं कि लाइव क्लासेस मिलेंगे, वो भी प्रत्येक दिन। लैंग्वेज पेपर इंग्लिश और हिंदी, साथ में मैथिली अगर आपका है तो आप जुड़ सकते हैं हमारे सक्षम बैच से। हमारा ऑफलाइन सेंटर दरभंगा बटियारी सराय में है। आप ऑफलाइन अगर आप दरभंगा रीजन से हैं और 11th 12th की पढ़ाई करना चाहते हैं, स्पोकन या कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं और हमारा जो सेंटर है वहां पे आके पढ़ सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए नंबर आपके स्क्रीन पे है, आप इन दोनों में से किसी भी एक नंबर पे कॉल कर सकते हैं या आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को और जानते हैं नाभादास से जुड़ी हुई कुछ जानकारियों को। नाभादास का जन्म 1570 ईस्वी के आसपास अनुमानित है कि यह माना जाता है कि नाभादास का जन्म 1570 के आसपास हुआ होगा और उनका देहांत सन 1600 के आसपास हुआ होगा। हालांकि यह तिथि अज्ञात है, अभी तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन अनुमानित है कि 1600 के आसपास हुआ होगा। अगर इनके जन्म की बात करें तो दक्षिण भारत में इनका जन्म हुआ था और जब ये छोटे थे यानी कि शैशव अवस्था में थे, शिशु थे, उसी समय इनके पिता का देहांत हो गया था, इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। फिर अकाल के कारण ये अपने माता के साथ जयपुर राजस्थान आ गए और उसके बाद किसी कारणवश वो अपनी माता से बिछड़ गए, किसी कारणवश अपनी माता से इनका विछोह हो गया, बिछड़ गए और उसके पश्चात वह आ गए वृंदावन और मूल रूप से स्थायी रूप से वह वृंदावन में ही रहने लगे। अब यहाँ से आपसे प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि नाभादास का जन्म कब हुआ था? आपका जवाब हो जाएगा 1570 ईस्वी में। प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि नाभादास का देहांत कब हुआ था? आप कहेंगे 1600 ईस्वी अनुमानित, ऐसा ऑप्शन में रहेगा ही। इनका जन्म कहाँ हुआ था? दक्षिण भारत में हुआ था। अगर बात करें इनके गुरु की, तो इनके गुरु का नाम था अग्रदास या अग्र अली। और अगर इनके शिक्षा दीक्षा की बात करें तो जितने भी गुरु हुए जिनसे ये मिले, साथ में प्रतिपालक जिन्होंने इन्हें पाला, उनकी देखरेख में इन्होंने स्वाध्याय से यानी कि खुद से अध्ययन करने के साथ साथ सत्संग वगैरह में यह जाते थे और वहां से जो कुछ भी यह सुनते थे उसके द्वारा यह ज्ञानार्जन करते थे, यानी कि स्वयं पढ़कर साथ में सत्संग वगैरह में जाते थे और वहां जो कुछ भी यह सुनते थे उन श्रुतियों से इन्होंने अपना ज्ञानार्जन किया। आगे बढ़ते हैं। नाभादास की अभिरुचि जो थी, उनको जो मन लगता था किन किन चीजों में? लोक भ्रमण में, यानी कि घूमना इन्हें पसंद था, लोगों के साथ मिलना जुलना इन्हें पसंद था, साथ में भगवत भक्ति करना, भगवान विष्णु की भक्ति करना, भगवान राम की भक्ति करना, इसके अलावा काव्य रचना करना, कविताएं लिखना, वैष्णव दर्शन चिंतन में इनकी विशेष अभिरुचि थी। भगवान विष्णु के जो अवतार हैं उनके बारे में पढ़ना, भगवान विष्णु के बारे में पढ़ना, चिंतन मनन करना, ये इन्हें विशेष अच्छा लगता था। इनके दीक्षांत गुरु की अगर बात करें तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि उनके गुरु का नाम था अग्रदास या कहीं कहीं पे उन्हें अग्र अली भी कहा जाता है, जो कि स्वामी रामानंद की शिष्य परंपरा से जुड़े हुए थे। तो आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अग्रदास किस शिष्य परंपरा से जुड़े हुए थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा स्वामी रामानंद शिष्य परंपरा से। प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि नाभादास की अभिरुचि किन चीजों में थी? आप कहेंगे लोक भ्रमण में, भगवत भक्ति में, काव्य रचना में, वैष्णव दर्शन में। इसके अलावा स्थायी रूप से यह कहाँ रहते थे? वृंदावन में रहते थे। नाभादास के गुरु का नाम क्या था? तो अग्रदास या अग्र अली। अब जानते हैं कि नाभादास ने किन
पुस्तकों की रचना की है या नाभादास की रचनाएं कौन कौन सी है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा भक्तमाल और अष्टयाम। ये दो रचनाएं हैं किसकी? नाभादास की दो रचनाएं हैं, भक्तमाल और अष्टयाम। ये दो रचनाएं हैं इनकी। भक्तमाल की रचना इन्होंने की है सन 1585 से 1596 के दरमियान, और वो भी किस भाषा में? ब्रज भाषा में। तो कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि भक्तमाल की भाषा क्या है? आपका सही जवाब हो जाएगा भक्तमाल ब्रज भाषा में लिखा गया है। और अष्टयाम जो है वह दोहा और चौपाई के फॉर्म में लिखा गया है। जैसे आपने कभी आपने देखा होगा कई लोग रामचरितमानस हमारे इधर पढ़ते हैं तो वह दोहे के फॉर्म में रहता है या चौपाई यानी कि 2 पंक्तियों में या 4 पंक्तियों में होता है। तो 2 या 4 पंक्ति दोहे और चौपाई के फॉर्म में लिखा गया है अष्टयाम। और भक्तमाल जो है यह लिखा गया है छप्पई के फॉर्म में। छप्पई यानी कि 6 पंक्तियों का छंद। तो छप्पई के फॉर्म में, छप्पई के शैली में लिखा गया है भक्तमाल। इसकी रचना अनुमानित है कि 1585 से 1596 के दरमियान हुआ होगा और इसकी भाषा है ब्रज भाषा। तो प्रश्न आपसे यह पूछा जाएगा कि भक्तमाल किसकी रचना है? आपका सही जवाब हो जाएगा नाभादास। भक्तमाल की भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा। भक्तमाल में किस तरह की रचना है, किस शैली में लिखी गई है भक्तमाल? तो छप्पई की शैली में लिखा गया है। अष्टयाम किसकी रचना है? तो यह नाभादास की रचना है। अष्टयाम किस शैली में लिखी गई है? तो दोहा और चौपाई के शैली में लिखी गई है। उम्मीद है कि सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। अब नाभादास के बारे में कुछ मूलभूत जानकारियों को देख लेते हैं। तो नाभादास सगुणोपासक राम भक्त थे, यानी कि वो शगुन भक्ति धारा से जुड़े हुए थे। और किस सगुन भक्ति धारा से जुड़े हुए थे? तो वह राम भक्ति धारा से जुड़े हुए थे। नाभादास सगुन भक्ति धारा से जुड़े हुए थे और राम भक्ति धारा से जुड़े हुए थे। तो इनको हम एक शब्द में कह सकते हैं कि नाभादास सगुणोपासक राम भक्त थे। उनकी जो प्रचलित राम भक्ति थी, सामान्यतया हम लोग मानते हैं कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। सामान्यतया लोग क्या मानते हैं कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। लेकिन नाभादास क्या कहते हैं कि भगवान राम में जो था वह माधुर्य का भाव था। वो बहुत ही मधुर प्रकृति के व्यक्ति थे, बहुत ही सौम्य प्रकृति के व्यक्ति थे। इसीलिए हम कहते हैं कि भगवान नाभादास की राम भक्ति में मर्यादा के स्थान पे माधुर्य भाव का पुट था। वो भगवान राम में मधुरता देखते थे। वे नाभादास जो है वह गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन थे, यानी कि इन दोनों का जो समय काल है वो एक ही समय है। वो दोनों ही एक ही समय के कवि हैं। स्वामी रामानंद शिष्य परंपरा से जुड़े हुए हैं ये भी। और कृष्णदास बैहारी के प्रसिद्ध और भक्त कवि अग्रदास के भी शिष्य थे। इस तरह नाभादास के बारे में कह सकते हैं कि वे वैष्णवों के एक निश्चित संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। उन्होंने वैष्णव संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण की थी, किंतु उनकी सोच और मान्यताओं में किसी तरह की संकीर्णता नहीं थी। वो बहुत ही विस्तृत तरीके से सोचते थे, बहुत ही ब्रॉड माइंडेड व्यक्ति थे। इनकी जो रचना है भक्तमाल, जिससे आपके काव्य खंड का चौथा पाठ छप्पे लिया गया है, उसका अर्थ है भक्त चरित्रों की माला। भक्तमाल का अर्थ क्या है? भक्त चरित्रों की माला। यानी कि उस समय के या उससे पहले के जितने भी भक्त हुए उनके बारे में इन्होंने 6-6 पंक्तियों में उनकी कविताओं की विशेषता लिखी और कुल 316 कवियों के बारे में इन्होंने अपनी रचना भक्तमाल में लिखी, जिसमें से 200 कवि जो थे वो भक्त कवि थे। 316 कुल कवि थे, कुल 316 कवि थे, जिनमें से 200 जो हैं वह भक्त कवि थे। अब यहाँ से आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि भक्तमाल का अर्थ क्या है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा भक्त चरित्रों की माला। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि नाभादास की रचना भक्तमाल में कुल कितने कवियों के बारे में लिखा है? तो 316 कवि। प्रश्न अगर ऐसा पूछे कि नाभादास ने अपनी रचना भक्तमाल में कितने भक्त कवियों के बारे में लिखा है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा 200। आशा है आप सारी चीजें समझ गए होंगे। कहीं पे भी आपको लगता है कि आपको चीजें समझ में नहीं आई, जैसे कि यहाँ पे भी मैंने बता दिया है कि इसमें 316 छप्पे हैं, जिसमें से 200 में भक्त चरित्रों का वर्णन किया गया है।
उम्मीद है कि सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर आप चाहते हैं 2025 की परीक्षा में अच्छे अंक लाना, आप जुड़ सकते हैं हमारे सक्षम बैच से, जहां रिकॉर्डेड क्लासेस की फी में आपको लाइव क्लास मिलेंगे, वो भी कितने में, मात्र 499, वो भी पूरे साल। हमारा वादा है सक्षम पाठशाला बनाए आपको सक्षम, शुरुआत से सफलता तक, प्रारंभ से परिणाम तक। आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी, ऐसी मैं कामना करती हूँ। अगर कहीं पे भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी यह भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने उन तमाम दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो कि 2025 में बिहार बोर्ड की 12वीं की परीक्षा देने वाले हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। अगर आप हमारे ऑफलाइन सेंटर से जुड़ना चाहते हैं दरभंगा रीजन से और ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो इनमें से किसी भी एक नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप जानकारी हासिल कर सकते हैं, साथ ही क्लासेस से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और सक्षम बनिए। शुभ रात्रि।